अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फिजिकल थेरापिस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम असिस्टेड रेजिस्टेड और रेजिस्टेड एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। जब पेशेंट फ्री एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाता है, यानी कि उसके जो मसल्स हैं वो एंटी ग्रेविटी मूव कर पाते हैं, तो हम उसे असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज प्लान करते हैं, जो कि रेजिस्टेड एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन के लिए होती हैं। असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज में पेशेंट एंटी ग्रेविटी मूव तो करने के काबिल होता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस को अपोज नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम मूवमेंट के दौरान से थोड़ी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम इसे रेजिस्टेंस के दौरान असिस्ट कर रहे होते हैं, तो असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मूवमेंट करवाने के लिए हम पेशेंट के बाजू पे वेट कफ बांध दें तो वो इससे मूव नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेंट जो है वो अभी रिकवरी फेज के अंदर है। तो हम मूवमेंट इस रेजिस्टेंस को पेशेंट की ओपोजिशन के साथ असिस्ट भी कर रहे होते हैं। जब पेशेंट खुद से इस रेजिस्टेंस को अपोज करने के काबिल हो जाता है, तो हम उसे रेजिस्टेड एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल की मसल कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है। इस एक्सटर्नल फोर्स से इंट्रामस्कुलर टेंशन इंक्रीज होती है, जो कि मसल के अंदर पावर और हाइपरट्रोफी को डेवलप करती है। रेजिस्टेड एक्सरसाइज की मेनली 3 टाइप्स हैं। आइसोमेट्री के अंदर मसल की जो लेंथ है वो सेम रहती है, जैसे कि प्लैंक या वॉल सिटिंग। आइसोकाइनेटिक के अंदर पेशेंट सेम स्पीड के साथ मूवमेंट करता है, जैसे कि ट्रेडमिल वॉकिंग है या मशीन साइकिलिंग है, जिसमें जो स्पीड है वो एडजस्टेड होती है। आइसोटोनिक यानी कि सेम टेंशन या टोन के साथ है, ये दोनों से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि इसमें स्पीड और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना ज्यादा चैलेंजिंग है। जैसा कि पुल अप या पुश अप जो है वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आएंगे, या डम्बल से जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो भी आइसोटोनिक की एग्जाम्पल है। रेजिस्टेंस ग्रेविटी और फ्रिक्शन के अलावा एक ऐसी दूसरी फोर्स है जो मूवमेंट को अपोज कर रही होती है। रेजिस्टेंस हम मुख्तलिफ तरीकों से मूवमेंट को अपोज करने के लिए दे सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट मैन्युअली प्रेशर लगा सकता है। जो पेशेंट है वो खुद मूवमेंट को दूसरे लिंब के साथ अपोज कर सकता है, जैसे कि एल्बो फ्लैगलिंग के अंदर जो पेशेंट है वो साउंड लिंब के साथ उसे रेजिस्ट कर सकता है। स्प्रिंग या वेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसके अलावा पुली सर्किट्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, या एक्वेटिक एक्सरसाइजेज जो कि एरोबिक कंडीशनिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये सभी रेजिस्टेंस के अंदर आ जाती हैं। मसल डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मसल की स्ट्रेंथ उसकी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मैक्सिमल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, जबकि पावर ग्रेट फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन को कहते हैं। यानी कि अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं तो वो पावर की एग्जाम्पल में आएगी। पावर मसल की एबिलिटी को बताती है कि वो रेजिस्टेंस को किस हद तक ओवरकम कर सकती है। पावर को डेवलप करने के लिए हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस और लो रेपिटेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। यानी कि अगर हमने 5 kg के वेट से ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो हम उसके 10 रेप्स या 20 रेप्स लगाने के बाद उसका जो वेट है वो 6 या 7 कर देंगे। जबकि एंड्योरेंस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की रेपिटेशन को बताती है, या मूवमेंट की जो रेपिटेशन है ये उसके नंबर को बताएगी। इसके लिए एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए हम लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशन एक्टिविटीज करवाते हैं, जबकि पावर को डेवलप करने के लिए हम उसी वेट को कम रेपिटेशन के साथ रखते हैं और वेट को ग्रेजुअली बढ़ाते रहते हैं। वॉल्यूम या हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मसल सेल के साइज के इंक्रीज होने को कहते हैं। जब इंडिविजुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, जो उसके मसल सेल्स के अंदर टीयर आता है, या सेल हाइपोक्सिया की वजह से या सेल स्वेलिंग की वजह से मायोजेनिक स्टेम सेल्स और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो कि मसल्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, जो इसके साइज को बढ़ाते हैं। ये तीनों कंपोनेंट इंटरलिंक्ड है, यानी अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पावर, एंड्योरेंस और वॉल्यूम तीनों ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं।
जबकि स्पीड और जो कोऑर्डिनेशन है ये मूवमेंट की स्किल को बताते हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइज को अप्लाई करते हुए बाकी एक्सरसाइज की तरह सेम टेक्निक ही अप्लाई की जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम एक्सरसाइज के लिए वेट या दूसरी किसी भी तरह की रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन यानी किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो पर्टिकुलर पोजीशन होती है, जैसे अगर आप SLR को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ग्रुप लाइन में उसे परफॉर्म करेंगे। पैटर्न ऑफ मूवमेंट यानी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर एंगल और डायरेक्शन को समझना लाजमी है। इसके लिए हम पेशेंट या क्लाइंट को पैसिवली मूव करवा के उसे अंडरस्टैंड करवाते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही स्टेबलाइजर मसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर उनकी एट्रोफी हो या किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो हम मैनुअली सपोर्ट देते हैं या स्ट्रैप वगैरह से उस पर्टिकुलर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं ताकि जो मूवमेंट है वो फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड मसल पर ही आ रही हो। एक्शन किसी भी एक्टिव मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए की रोल प्ले करती है, यानी कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स या मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स जो है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करती है। इस लेवल तक पेशेंट जो है वो फुली प्रिपेयर हो जाता है मूवमेंट करने के लिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करते हैं। वो वेट्स सर्किट पुली या कोई भी दूसरी रेजिस्टेंस हो सकती है। कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट जो है वो स्मूथ और एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी एक्सरसाइज के आउटकम की नीड के अकॉर्डिंग उसकी जो एडजस्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो। रेपिटेशन पावर या एंड्योरेंस को किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को इन्हांस करने के लिए हम रेपिटेशन और रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज डिलॉर्म और वाटकिंस ने 1945 में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया। ये पेशेंट्स के अंदर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के दौरान मसल की पावर और हाइपरट्रोफी को रीगेन करने के लिए, जबकि क्लाइंट्स के अंदर ये पावर और हाइपरट्रोफी को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सरसाइज के अंदर प्रोग्रेशन किसी भी पर्टिकुलर वेट की अडाप्टेबिलिटी के बाद उसको एडवांस लेवल तक ले जाने को कहते हैं। इस पर्पस के लिए हम 4 मुख्तलिफ पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं। पहला ये कि हम उस वेट को बढ़ा देते हैं। दूसरा ये कि हम उसके लिए लीवरेज को बढ़ा देते हैं, यानी अगर एल्बो की फ्लेक्शन के अंदर हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एल्बो के प्रोक्सिमल की बजाय हम डिस्टल एंड पे देंगे, जिसकी वजह से लीवर के ज़्यादा होने से ये जो मूवमेंट है मोर चैलेंजिंग हो जाएगी। थर्ड ये कि उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर देंगे। जब मूवमेंट नेचुरल स्पीड से कम या ज़्यादा में परफॉर्म की जाए तो वो मसल्स के अंदर टेंशन को इंक्रीज कर देती हैं। नंबर 4 पे हम एक्सरसाइज की ड्यूरेशन को ज़्यादा कर देंगे। अब इन 4 कंपोनेंट्स में हम किसी 1, 2 या 3 या चारों को ही बढ़ा सकते हैं। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर हम RM को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेपिटेशन मैक्सिमम। रेपिटेशन मैक्सिमम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक वक्त में मैक्सिमम लोड या वेट को उठाने की कैपेसिटी को कहते हैं। सपोज कि अगर वो 10 kg का वेट एक ही वक्त में उठा सकता है तो उसकी 1 RM है, लेकिन वो अगर वही वेट वो 10 टाइम्स या 15 टाइम्स उठा सके तो वो उसकी 10 RM या 15 RM बन जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल का 10 RM 10 kg है तो वो पहली 10 लिफ्ट्स के अंदर उसका 50% उठाएगा, यानी 10 का हाफ 5 kg होगा। तो वो पहली 10 लिफ्ट्स में 5 kg उठाएगा। रेस्ट इंटरवल के बाद फिर 10 लिफ्ट्स होगी, उसमें वो 25% को बढ़ा देगा, यानी कि वेट 7.5 kg हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो 100% यानी जितना उसका RM है तो वो 10 kg की 10 लिफ्ट्स करेगा। इस प्रोग्राम के अंदर जो इंडिविजुअल है वो ग्रेजुअली वेट को बढ़ाया जा रहा है, तो यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज है। तो वो टोटल 30 लिफ्ट्स करेगा एक सेशन के अंदर, और ये एक 30 लिफ्ट्स का सेशन वो पर वीक 4 टाइम्स परफॉर्म करेगा। इसके अंदर जो प्रोग्रेशन है वो हम वीकली करेंगे। अगर उसने 10 kg के पूरे हफ्ते में सेशन लिए हैं तो वो नेक्स्ट वीक में 12 kg या 14 kg पे चला जाएगा।
तो उसके अकॉर्डिंग उसे फिर से 50-70% और 100% 10 RM के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेंगे। ऑक्सफोर्ड टेक्निक, इसमें जो RM है वो प्रोग्रेसिवली हम डिक्रीज करते जाएंगे, यानी कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, और ये रिग्रेसिव होगा। है ये PRE की ही टेक्निक, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रेशन है वो हम डेली करेंगे। एक दिन में उसने 10 kg उठाया है तो नेक्स्ट डे में वो 10.5 या 11 kg पे चला जाएगा। तबकि रेस्ट इंटरवल के बाद जो अगली 10 लिफ्ट्स करेगा उसमें वो 9 kg पे चला जाएगा, और इस तरह ग्रेजुअली वो कम करते हुए 8, 7, 6 और 1 kg तक आ जाएगा। और ये टोटल इसकी 100 लिफ्ट्स हो गई हैं। इस 100 लिफ्ट्स को वो 5 टाइम्स पर वीक करेगा, और इसकी प्रोग्रेशन डेली बेसिस पे होगी। मैकवीन प्रिंसिपल के अंदर हम वेट को कम या ज्यादा नहीं करते, जबकि 10 लिफ्ट्स के हम 4 सेट लगाते हैं, और इसको हम 3 टाइम्स पर वीक करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 3 टाइम्स पर वीक करेंगे, यानी कि 40 लिफ्ट्स 3 टाइम्स पर वीक होंगी, और इसकी प्रोग्रेशन 1 से 2 हफ्तों के बाद की जाएगी। इफेक्ट्स एंड यूजेस, ये प्रोग्राम मसल के अंदर पावर, एंड्योरेंस और वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और साथ ही ये कोऑर्डिनेशन को इंटैक्ट रखता है। इस एक्सरसाइज प्रोग्राम तक जो पेशेंट है वो कंप्लीट अपनी एक्टिविटी की तरफ रिटर्न हो जाता है। जो एथलीट्स है वो ग्राउंड में वापस चले जाते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो डेली लिविंग की एक्टिविटीज नॉर्मल लिमिट के अंदर परफॉर्म करना शुरू हो जाती हैं। ये एक्सरसाइज फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को इंटरलिंक्ड और मेंटेन रखती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।